हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम की क्लास। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में टोटल 2 क्लास में हमने डाइजेशन सिस्टम और उसके बाद फिर से हम त्वचा के बारे में और ये सभी पढ़ लिए थे। साथियों, अगर आप वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अब प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ आप लोग जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो वो क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देखें साथियों, क्योंकि पिछले क्लास जब आपको पूरी तरह से समझ में आया रहेगा तो इसमें आपको और आगे की पॉइंट समझ में आएगी। हमने पूरी बारीकी से पिछले दोनों क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है और सभी स्टूडेंट ने उनको अच्छा भी लगा है, वो कमेंट करके भी बताए हैं। तो चलिए साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र भी नर्वस सिस्टम, और आगे भी 2 टॉपिक हमने लेके आया है इस क्लास में। तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में फटाफट से शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी अपना तैयारी को अच्छे से करेंगे और 2024 में पैरामेडिकल को फोड़ कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी क्लास आप लोगों को पूरी तरह से नज़र आ रही होगी। तो चलिए हम चलते हैं। डाइजेशन सिस्टम हमने पढ़ लिया था, नीचे चलते हैं। श्वसन तंत्र भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया था। साथियों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा नोट साथियों, हृदय के बारे में हमने पढ़ा दिया है पिछली कक्षाओं में, रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में भी पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग ये पिछले क्लास ज़रूर देखें साथियों। नर्वस एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र भी पिछली कक्षाओं में करा दिया गया है और इसका पीडीएफ आपको जल्द ही एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो चलिए हम आगे हैं कंकाल तंत्र वाला पोर्शन पर साथियों। ये रहेगा आज का मेन टॉपिक, कंकाल तंत्र। तो चलिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी क्लास को शेयर कर दिए होइएगा सभी ग्रुप में, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और अपना हाजिरी लाइक के माध्यम से लगा ले। चलिए स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं कुछ जानकारियाँ। साथियों, इससे 2 क्वेश्चंस आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए सभी पोर्शन आपको पैरामेडिकल के लिए सबसे पहले नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर आपको कराया जा रहा है। अभी तक किसी ने भी स्टार्ट नहीं करवाया है, लेकिन हमने पहले से भी थ्योरी के साथ, जी हाँ, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला है, कहता है कंकाल तंत्र बाह्य व अंत्य सजीव या मृत कठोर संरचनाओं का एक तंत्र है जो शरीर को सहारा, आकार, सुरक्षा, संधि और गति प्रदान करता है। साथियों, कंकाल यानी हमारे शरीर की हड्डी जिसे आप बोलते हैं, वही हमारे शरीर का एक सहारा है, क्योंकि हम उसी के बदौलत खड़े होते हैं। और आकार, जी हाँ दोस्तों, ये आकार जो है इसी के कारण निश्चित है। नहीं तो आकार, ये हड्डी नहीं होता यानी कंकाल नहीं होता तो बिखरे हुए होते हम। और सुरक्षा का भी कार्य हड्डी हमारे करता है यानी स्केलेटन करता है। और संधि यानी गांठें इसमें होती है, जैसे हमारे घेठुने में होता है जांघ के नीचे, तो ये भी संधि कहलाता है। और गति प्रदान करता है कौन? स्केलेटल सिस्टम। ये रहा इसका बेसिक बेसिक जानकारी साथियों, ये इसका रहा। चलिए अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि कंकाल तंत्र बाह्य व अंतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र होता है जो हमारे बाहर से होता है, और अंतः कंकाल का अंतः भी होता है। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि पहला क्या है, बाह्य यानी एक्सो एक्सकेलेटन क्या होता है साथियों। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी तत्काल में, या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाह्य कंकाल के बारे में जानते हैं साथियों। क्या कहता है कि शरीर के बाहर उपस्थित दृढ़ सुरक्षात्मक, क्या, शरीर के बाहर उपस्थित दृढ़ सुरक्षात्मक व सहारा देने वाला ढांचा है। बाह्य कंकाल मृत ऊतकों या कठोर संरचनाओं का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, बाह्य कंकाल किसका?
मृत उत्तक का यानी फास्फोरस की मात्रा बाह्य कंकाल में सबसे ज़्यादा होती है और कठोर संरचना होती है। जी हाँ दोस्तों, कैसा होता है? कठोर संरचना होता है बाह्य कंकाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, अकशेरुकियों में। जी हाँ, अकशेरुकियों में हम लोग क्या है, कशेरुकी है, क्योंकि हमारे रीढ़ पर एक हड्डी है, इसलिए हम कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। और वैसे जीव जंतु जिसके रीढ़ पर हड्डी नहीं होती उसे अकशेरुकी कहते हैं। तो अकशेरुकी में बाह्य कंकाल पेलिकल। जी हाँ दोस्तों, पेलिकल एक ऐसी संरचना होती है जो लचीलापन होता है। पेलिकल लचीलापन संरचना है, ये आपको ध्यान रखना है। लोरिका, थीका। थीका भी एक लचीला संरचना है, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसको थीका बोलते हैं। और क्यूटिकल। क्यूटिकल और मूंगा स्क्लेरोइड्स इत्यादि का बना होता है। जी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अकशेरुकी में बाह्य कंकाल किसका बना होता है? पेलिकल का। ये आपको ध्यान रखना है। पेलिकल, लोरिका, थीका, क्यूटिकल, मूंगा इत्यादि का बना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है बाह्य कंकाल में साथियों, अकशेरुकी में बाह्य कंकाल शल्कों, पंखों, बाल, पंजों, नाखून, खुर, सींगों इत्यादि से बना होता है। जी दोस्तों, अकशेरुकी में जैसे हमारे कान होते हैं और कान के अंदर में जो हड्डी होता है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। तो अकशेरुकी में बाह्य कंकाल शल्कों, पंखों, बाल, पंजों, नाखून, खुर इत्यादि से बना होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये रहा टोटल जानकारी आपको बाह्य कंकाल के बारे में साथियों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रुक जाता हूँ कुछ देर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या साथ साथ वीडियो को रोक रोक कर आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है आपके स्क्रीन के सामने, अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन के बारे में साथियों हम जानते हैं। ये भी मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। इससे पिछले बार 2 क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल में पूछा गया था, अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम से। चलिए जानते हैं क्या बोलता है अंतःकंकाल। कठोर सहारा देने वाला संरचनात्मक ढांचा है। जहाँ अंतः है तो ये कठोर सहारा हमें देगा ही, और कठोर होता है अंतःकंकाल जो जीवधारी के शरीर के अंदर होता है। जी हाँ, जीवधारी के शरीर के अंदर होता है। यह कशेरुकी व अकशेरुकी में उपस्थित होता है। साथियों, अंतःकंकाल की बात करें एंडोस्केलेटन की, तो ये कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों में उपस्थित होता है अंतःकंकाल। ये आपको याद कर लेना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अकशेरुकी के पास कठोर अंतःकंकाल होता है। बिल्कुल राइट, अकशेरुकी के पास कठोर अंतःकंकाल होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि अकशेरुकी है यानी उनके पास पीछे से रीढ़ ही नहीं है, तो अंतःकंकाल उसके पास पाया नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अकशेरुकी के पास अंतःकंकाल अत्यंत कठोर होता है। उदाहरण के लिए नोकदार कंटक। यह नोकदार कंटक के बारे में बात करें तो हमारे जो गला में जो थोड़ा सा जिसे सेब आप बोलते हैं जो निकला हुआ रहता है, उसके क्या कहते हैं, नोकेदार कंटक कहते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत ये पाया जाता है। और अंतर ढांचा कटल फिश के अंतर्गत पाया जाता है। कटल फिश बहुत शक्तिशाली मछली होती है साथियों, जो समुद्र में पाई जाती है। कटल फिश, इसके अंतर्गत बहुत सारे कठोर अंतःकंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट साथियों क्या बोल रहा है, कशेरुकी का अंतःकंकाल मुख्यतः अस्थियों यानी बोन्स तथा उपास्थि कार्टिलेज से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, कशेरुकी यानी जैसे मानव हो गया कशेरुकी है, तो इसका अंतःकंकाल मुख्यतः अस्थियों से और उपास्थि यानी कार्टिलेज जो लचीला होता है उससे बना होता है। अगला पॉइंट है, मानव कंकाल तंत्र छोटी बड़ी क्या मानव कंकाल तंत्र छोटी बड़ी कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे वयस्क में पूछा जाए कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है यानी स्केलेटल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 206 होती है। किसमें, मानव के बच्चा अवस्था में नहीं, शिशु अवस्था में नहीं, आपके जवानी अवस्था में 206 पाई जाती है। और मनुष्य की शिशु अवस्था में आपको याद रखना है यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा यानी 306 तक पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो मनुष्य के शिशु अवस्था में 300 अस्थियाँ पाई जाती है। कितनी, 300 अस्थियाँ पाई जाती है। ये 2 पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं, कुल 200 और यहाँ पर शिशु में कुल
300 अस्थियाँ पाई जाती है। बाद में क्या होता है, 94 अस्थियाँ अन्य अस्थियों के साथ संयुग्मन कर 206 अस्थियों का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है, जब आप धीरे धीरे सयान होते हैं, बच्चों से यानी शिशु अवस्था से जब आप नवयुवक अवस्था में आते हैं, तो आपका 94 ऐसी अस्थि है साथियों जो आपस में जुड़ जाती है। 94 अस्थि जैसे ऐसे निकला हुआ है कि ऐसे, तो ये क्या होता है, आपस में सीधा हो जाता है यानी जुड़ जाता है आपस में। तो 94 अस्थियों का संयुग्मन हो जाता है और फिर से ये 206 अस्थियों में निर्माण हो जाता है, 206 अस्थि का। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लीजिए। अगला पॉइंट है, अस्थियाँ आपस में क्या, अस्थियाँ आपस में संधियों द्वारा जुड़ी होती है। जी हाँ, अस्थियाँ आपस में कैसी होती है, संधियों के द्वारा जुड़ी होती है। जैसे ये हुआ और ये इसका ऐसे संधि के द्वारा साथियों ये जुड़ी होती है, और ये आपस में ऐसे आके फिट हो जाती है। ध्यान दीजिए, ऐसे ये आपस में फिट हो जाती है, और ये इसको अगर नचाना होगा तो मान लीजिए ऐसे है, और ये इसको ऐसे हम नचा सकते हैं, ऐसे नीचे कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अस्थियाँ आपस में संधि द्वारा जुड़ी होती है। जैसे हमारे जांघ में जो होती है घुटने की हड्डी, वो संधि द्वारा जुड़ी हुई है। अस्थियों के ऊपर मांसपेशी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अस्थिया के ऊपर एक मोटी सी मांसपेशी यानी चमड़ी पाई जाती है, जिनकी सहायता से अस्थियों की जोड़ों में हिलाया डुलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आप अस्थि की जो जुड़ान होती है साथियों, जैसा कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, और इसे हम हिला डुला कर इसको टेढ़ टान कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ के पंजा की हड्डी हो गया साथियों, और ये जांग से नीचे घुटने की हड्डी हो गया। मोस्ट एग्जाम्पल यही आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थि तंत्र का। कहता है कि अस्थियां तथा मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। जी हाँ, अस्थि यानी बोन्स हमारे शरीर के मांसपेशी शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्थि में 50% जल होता है। कितना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, क्या, अस्थि में 50% क्या होता है, वाटर होता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 50% वाटर और 50% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम ये सभी पाया जाता है। ठोस पदार्थ के 33% अकार्बनिक होता है। जी हाँ दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस और कैल्शियम, और 67% कार्बनिक पदार्थ इसमें आपको पाया जाता है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर रुक जा रहा हूँ। चलिए, आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ये रहा साथियों आपको स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि तंत्र की पूरी जानकारी, जो आपको मैं मात्र 10 मिनट में दे दिया हूँ साथियों। जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन ये अस्थि तंत्र से आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए अब चलते हैं नर्वस सिस्टम के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप आगे चलने के लिए एकदम रेडी है। नर्वस सिस्टम की क्लास आज ही आप लोगों को करा दिया जाए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। जी चलिए, तो स्टार्ट ही करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। इससे भी आपसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप जब पैरामेडिकल निकालिएगा तो डॉक्टर बनने जाइएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे तंत्रिका तंत्र से पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है। तो चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोचने की क्षमता और किसी चीज़ को परखने की क्षमता सिर्फ जंतु यानी जैसे मानव और कुछ भैंस बकरी इस समय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, तथा पौधे में अनुपस्थित होता है। जी हाँ दोस्तों, पौधा में तंत्रिका तंत्र बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके जगह पर दूसरा कोई इसमें मटेरियल पाया जाता है जो उसका नर्वस सिस्टम का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से याद रखना है, तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है और पौधों में अनुपस्थित होता है। चलिए अगला पॉइंट है, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों,
टेक्निकल इशू आ गया था। तो चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स से बने ऊतकों के माध्यम से शरीर का नियंत्रण करता है। यानी तंत्रिका जो तंत्र होता है हमारे शरीर के कोशिकाओं न्यूरॉन सिस्टम के माध्यम से ऊतक के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण करने का कार्य हमारे माइंड के पार्ट यानी नर्वस सिस्टम का कार्य यही होता है कि हमारे शरीर को नियंत्रित करके रख सके। चलिए ये भी पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका बनाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं ऐसे निकली हुई होती है साथियों हमारे ब्रेन से, ये मिलकर तंत्रिका बनाती है पूरी तरह से। और तंत्रिका का फिगर मैं आपको कुछ दिन बाद ऐसे करके बताऊंगा भी, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरी उसकी व्याख्या हम करेंगे, एक एक निचोड़ निकालेंगे तंत्रिका तंत्र की। आप लोग लास्ट तक बने रहे, कभी भी वीडियो को आप लोग देखें तो लास्ट तक देखें साथियों क्लास को, क्योंकि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए अगला पॉइंट आगे क्या बोलता है। तंत्रिका केंद्रों को विशिष्ट अंगों से जोड़ती है। विद्युत रोधी तंत्रिकाएं चारों ओर से माइलिन आच्छादित यानी माइलिन शीथ द्वारा ढकी होती है। यह दोस्तों माइलिन शीथ द्वारा इसलिए हमारे तंत्रिका तंत्र ढका होता है ऊपर से ऐसे, क्योंकि इसको घसीटता है जैसे किसी पदार्थ से, ये हुआ पदार्थ, और इसे ये रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर ये खराब ना हो हमारे तंत्रिका तंत्र, इसलिए इसके ऊपर से माइलिन का आच्छादन यानी माइलिन शीथ द्वारा ढका हुआ रहता है। और ये विद्युत रोधी तंत्रिकाओं चारों ओर से माइलिन, जी हम विद्युत रोधी जो भी होता है वो माइलिन शीथ द्वारा ढकी हुई होती है और विशिष्ट अंगों से जुड़ी हुई होती है साथियों, केंद्र से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र निकला हुआ होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलिए आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा साथियों कि तंत्रिका कोशिकाएं निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हमारे शरीर के अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो चलिए बारीकी से जानते हैं, एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पाया जाता है। तो पहला है चालक यानी मोटर। चालक को क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित अंग तक सूचना पहुंचाती है। क्या? केंद्रीय तंत्रिका यानी मान लीजिए ये केंद्रीय तंत्रिका है और हमको माइंड बोल रहा है, मेरा ब्रेन बोल रहा है साथियों कि हमें हाथ को उठाना है। किसको? हाथ को अब उठाना है। तो यहाँ से एक तंत्रिका तंत्र जो हाथ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक संदेश निकलेगी और हमारे पीयूष ग्रंथि को बोलेगी कि ये हार्मोन आप उत्सर्जित कीजिए। और जब हार्मोन उत्सर्जित होती है तो हमारा हाथ की गति प्रेरित होती है और हम हाथ को उठाने का प्रयास करते हैं। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित अंग तक सूचना पहुंचाना ही चालक का काम है, मोटर का काम है। चलिए अगला दूसरा, जैसे संवेदी सेंसरी सिस्टम। संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक की सूचना पहुंचाती है। संवेदी अंग का मतलब है सेंसरी। जैसे सेंसरी ऑर्गन जैसे मेरे नाक और कान जैसे हुआ, तो कान भी सेंसरी ऑर्गन का कार्य करता है। जब भी कोई वॉइस होती है तो उसको वो कनेक्ट करके और कंट्रोल करके वो हमारे माइंड तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जैसे श्वास से नाक से जो भी हम वो सुगंध लेते हैं उसका भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और मुझे वो क्या करता है? संवेदी यानी सेंसरी ऑर्गन तक ले जाकर स्वाद की पहचान करवाती है। तो यही दूसरा कार्य है उसका, संवेदी सेंसरी अंग का। आशा करता हूँ ये 2 पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है विभिन्न दिशाओं में सूचनाएं पहुंचाती है। मान लीजिए केंद्रीय है, तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और इससे विभिन्न प्रकार में ये क्या है? नर्वस सिस्टम निकला हुआ है, तंत्रिका तंत्र की रेखाएं निकली हुई है। और ये कभी हाथ की ओर जाती है, दूसरा पैर की ओर जाती है, तीसरा नाक की ओर जाती है। इसी प्रकार से ये बहुत सारे हमारे शरीर के अंतर्गत फैला हुआ होता है, इसलिए इसको बहुध्रुवीय कहते हैं, क्योंकि एक ध्रुव से बहुत सारे निकले हुए होते हैं और सभी का कंट्रोल ये हमारे ध्रुव करते हैं। तो ये
तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे चलता हूँ अब संवेदी अंग के बारे में, संवेदना के बारे में आपको मैं सेंसरी ऑर्गन की पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो आप लोग एकदम तैयार होंगे सेंसरी ऑर्गन को पढ़ने के लिए। अच्छा लग रहा हो क्लास तो एक बार अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूं। और ऑब्जेक्टिव की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे क्लास आने लायक है अब। तो चलिए संवेदी अंग के बारे में जानते हैं। कहता है कि सभी जंतु विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनाशील है। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक और बाह्य परिवर्तन कहने का मतलब है, जब भी आपका मान लीजिए ये हाथ है, ये आपका हाथ है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ है और कोई यहाँ से आपको सुई लाकर चुभोता है। क्या जब आपको यहाँ से सुई लाकर चुभोता है तो आप बहुत जल्दी से हाथ को क्या बैक की तरफ खींच लेते हैं। तो यही इसका कार्य है, किसका, सेंसरी ऑर्गन का। सेंसरी ऑर्गन का कार्य है, जब भी आपको, जैसे आप एक गांव घर में पौधा देखे होइएगा जिसको हम छुई मुई का पौधा बोलते हैं। मान लीजिए इसका पत्ती है, इसका पत्ती है ये, और जैसे ही आप इसमें टच कीजिएगा तो पूरी तरह से मुरझा जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो सेंसरी ऑर्गन कहने का मतलब है, जब भी आप अचानक से किसी को छुइएगा तो पूरी तरह से भयभीत हो जाता है, और जब भी आपको सुई अनजाने में सुई को चुभोया जाता है तो आप बहुत जल्द ही कुछ ही क्षणों में आप हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। यही कार्य है। मेन टॉपिक पर हम आए तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाया, वही है सेंसरी ऑर्गन का कार्य। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि सभी जंतु विभिन्न आंतरिक और बाह्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जंतु शरीर में पाए जाने वाले कुछ अंग इन संवेदनाओं को ग्रहण कर तंत्रिका अवयवों के रूप में दे देते हैं। ऐसे अंगों को ग्राही अंग या संवेदी अंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आपको सुई को चुभोया जाता है तो मात्र नैनो सेकेंड में आपके तंत्रिका तंत्र को संदेश जाता है कि किसी ने आपके पास आपके बॉडी में सुई को चुभोया है। तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकेंडों में आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के पास ये संदेश जाता है और आप बहुत कम सेकेंड में आप हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला पॉइंट है कि संवेदी तंत्रिका उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे मस्तिष्क के कशेरुकी के रीढ़ में पाई जाती है और आवश्यकता अनुसार चालक तंत्रिका तंतुओं द्वारा इन्हें प्रतिक्रियाओं के रूप में अपवाहक अंगों को भेजा जाता है। सबसे पहले माइंड के पास, फिर तंत्रिका तंत्र विभिन्न भागों में उसे पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है मनुष्य के प्रमुख संवेदी अंग जैसे कान, आँख, त्वचा तथा जीभ संवेदी अंग का कार्य बहुत जल्दी से परखने की कार्य हमारे करता है। जैसे आँख, कान और त्वचा सबसे ज़्यादा इसमें माहिर है। ये बहुत जल्द ही संदेश को नर्वस सिस्टम के पास पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? त्वचा। चलिए अब बात करते हैं मानव कर्ण की, ह्यूमन एयर की बात करते हैं। देख लेता हूँ, अभी बहुत सारे बचे हुए। चलिए कर्ण की बात हम कर ही लेते हैं आज की क्लास में। मानव कर्ण की बात करेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भेज दें, ताकि वो भी अपना 2024 की तैयारी कर सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानव कर्ण यानी ह्यूमन एयर के बारे में। तो आप लोग रेडी होइएगा ह्यूमन एयर के बारे में। आप लोग साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कहता है कि कर्ण ध्वनि तरंगों को सुनने, संतुलन बनाने में सहायक होता है। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा जो कर्ण है यानी कान है वो सिर्फ सुनने का कार्य करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्ण यानी कान सिर्फ सुनता नहीं है, हमारे शरीर की संतुलन बनाए रखने में भी कार्य करता है। यानी अचानक से आप बैठे हुए हैं और अचानक से पीछे से कोई जाकर अगर बोलता है तो आप पूरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब वो संतुलन बनाए नहीं रख सका, और संतुलन बनाने का कार्य भी हमारा कर्ण करता है यानी मानव कान करता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको ये पॉइंट आप स्टार मार्क कर लीजिए और बीबीआई में डाल लीजिए, क्योंकि ये पैरामेडिकल में पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया है। साथियों मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है इससे बाहर पैरामेडिकल में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ साथियों। पैरामेडिकल एग्जाम 2024 वालों के लिए एक भी क्वेश्चन, जो भी ये टॉपिक है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इससे बाहर इस चैप्टर से और ये पीडीएफ से नहीं आ सकता। अगला है कर्ण 3 भागों से मिलकर बना होता है। जी दोस्तों, कर्ण 3 भागों से मिलकर बना होता है। जानते हैं कि कौन कौन से वो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर। क्या? एक्सटर्नल ईयर, ईयर नहीं, सॉरी, ईयर। एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण के बारे में हम जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, बाह्य कर्ण कर्ण पल्लव से नालाकार गुहा से होकर होता हुआ कर्णपटल यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक फैला होता है। कहने का मतलब है आपके जो बाह्य कर्ण है, कर्ण पल्लव उसको बोलते हैं साथियों, वो नालाकार गुहा बनाता है और कर्णपटल यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो संवेदी होता है, जो अंदर से हमारी आवाज़ों को कैप्चर करता है, वहाँ तक फैलाने का कार्य बाह्य कर्ण का यह कार्य है। दूसरा पॉइंट, कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों का संग्रहण करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, वीवीआई पॉइंट है कि कर्ण पल्लव का कार्य क्या है, तो ध्वनि को एकत्रित करना यानी संग्रहण करना। अगला पॉइंट देखते हैं, एकदम इजी पॉइंट है साथियों। अगला पॉइंट है कर्ण कुहर यानी ऑडिटरी मेटस की दीवार में कर्ण मोम या सेरुमिनस ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंदर में आपको एक कर्ण मोम मिलेगा, जिसे आप निकाल कर एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, उसे कर्ण मोम कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में उन्हें मोम कहते हैं और सिरुमिनस ग्रंथि होती है। चलिए आगे, अगला पॉइंट है कि मेरुमिनस, क्या? मेरुमिनस ग्रंथि क्या होती है? मेरुमिनस ग्रंथि से स्रावित होने वाला मोम जैसा पदार्थ कर्ण पटल को चिकना बनाए रखता है। क्या? कर्ण पटल को चिकना बनाने का कार्य कौन करता है? मोम करता है, जो सिरुमिनस ग्रंथियों से स्रावित होता है और बाह्य कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, चिपचिपा बनाकर जो भी हमारे वायुमंडल से जो भी कण अंदर की ओर जाने का प्रयास करता है, उनको वो चिपचिपा पदार्थ में घोल लेता है और वो मोम की तरह बनकर हमारे गूंज के माध्यम से कान से बाहर आ जाता है। अगला है कि मनुष्य में कर्ण पल्लव अवशोषी अंग है। क्या है? अवशोषी अंग है, जो हिल डुल नहीं सकता, परंतु कुछ जंतुओं जैसे पशु, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी आदि में हिल डुल सकता है। हमारे अंदर तो ये हिल बिल्कुल नहीं सकता, जैसे पशु कुत्ता हो गया, बिल्ली, खरगोश, हाथी हो गया। इसमें कर्ण क्या होता है? पूरी तरह से लचीलापन दर्शाता है। वो रहा बाह्य कर्ण। अब हम आते हैं मध्य कर्ण पर यानी मिडिल ईयर, यानी दूसरा पॉइंट पर। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है? आशा करता हूँ फर्स्ट पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट है कि कर्णपटा काला यानी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मध्य कर्ण को बाह्य कर्ण से पृथक करती है। क्या? मध्य कर्ण को बाह्य कर्ण से पृथक करती है, क्या? कर्ण पटल कला करती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, ये 1.2 मिग्रा है, mg जिसको बोलते हैं साथियों। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वीवीआई है, जितना बार आप इसे वीवीआई बोल सकते हैं बोल दीजिए, वीवीआई वीवीआई वीवीआई। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि यानी बोन्स कौन सा है, तो स्टेपिस है। कौन सा? स्टेपिस हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी पूछे साथियों तो वो जांग की हड्डी होती है। चलिए अगला पॉइंट है, मध्य कर्ण गुहा एक यूस्टेकियन नलिका द्वारा नासाग्रसनी में खुलता है। इसके कारण कर्णपट्टा के भीतर व बाहर दोनों ओर हवा का दबाव एक समान रहने से उसके फटने की डर नहीं रहता है। साथियों, हमारे कर्ण का कनेक्शन हमारे नाक से भी है। किससे है? नाक से भी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य कर्ण गुहा नलिका द्वारा नासाग्रसनी में खुलती है, क्योंकि उसमें दबाव न पड़े और एक समान रहने और फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट, अंतःकर्ण यानी इंटरनल ईयर ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिज्म्स के बारे में जानते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है लेबरिथ दो मुख्य भागों का बना होता है। अस्थिमय अस्थिमय पहला होता है, जिसमें आता है लेबरिथम्स यानी बोन लेबरिथम्स, तथा काला गहन
और ये लेबरिथम्स आता है। दूसरा है अस्थिमय लेग्रिथम्स परिलिसिका द्रव से भरा होता है, जबकि काला गहन लेबरिथम अंतर लसिका से भरा होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप काट सकते हैं। और अब आ जाइए आप डायरेक्ट यहाँ पे कि मनुष्य का कान केवल 60 से 80 डेसिबल का ध्वनि को सुन सकता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इससे आपको मात्र 2 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 लाइन से बन सकता है साथियों, और ये भी आई पॉइंट है। इस मात्र 2 पॉइंट से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला ये कि मानव कान का ध्वनि डेसिबल कितना होता है, तो 60 से 80 डेसिबल सेफ माना जाता है, और इससे ज़्यादा हुआ तो हानिकारक होता है, उससे आदमी मर भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ध्वनि को किस में मापते हैं, केल्विन में, ध्वनि को डेसिबल में। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डेसिबल, ये आपको मानना है। और ये 2 पॉइंट आपको 8 नंबर दिला 10 नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे आपको निश्चित बनेगा। और 2024 में आप यहाँ पर लिख लीजिए, 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अगला है सर्प में कान का अभाव होता है, क्योंकि वह त्वचा से ही पूरी जानकारी लेता है। किसे? त्वचा से लेता है, इसलिए सर्प में कान का अभाव होता है। चलिए मानव नेत्र को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल कर्ण के बारे में और हड्डी के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। साथियों क्लास कैसा लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें, और एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि वो हाजिरी पता चले कि आप लोग क्लास ले रहे हैं या नहीं। तो एक लाइक करके ज़रूर जाए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने भाई बहन को ये भी बताएं कि 11th-12th का क्लास और 10th का क्लास इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस चैनल को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।